जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग इतिहास में दो सेगमेंट खत्म कर चुके थे आपका, जो थे आपका। एक तो हमने पढ़ा था इसमें आपका सबसे पहले प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास के बाद में हमने मध्यकालीन इतिहास को समझा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को हमने समझा, मध्यकालीन इतिहास को हमने समझा। और अभी हम चल रहे हैं आपका कहाँ पर, आधुनिक भारत की तरफ। आधुनिक भारत से मतलब है बच्चे कि आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो शुरू होता है औरंगजेब की मौत के बाद से। तो औरंगजेब की मौत के समय पर क्या घटनाएं देश में हो रही थी, उसी को लेकर के आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो मुझे बताएं एक बार, औरंगजेब की जो मौत हुई वो कब हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल की बात बताएंगे मुझे। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा ये भी बता सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं औरंगजेब का शासनकाल, तो मेरे सारे अच्छे मित्रों का आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे भैया 1658 से 1707 रहा। क्या रहा? 1658 से 1707 रहा। और 1707 से लेकर के अब तक का जो इतिहास है, 1707 से बेसिकली तो उसको हम लोग 1947 बोलते हैं। 1947 तक का जो इतिहास है इसको हम बोलते आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, क्योंकि आज के समय की जो घटनाएं हैं वो सन 1700 के बाद के मुख्य इंसिडेंट थे। आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया जब औरंगजेब है तो औरंगजेब के समय दक्षिण में क्या हो रहा है। तो औरंगजेब के समय दक्षिण में कौन थे, हम लोगों को पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कौन से साम्राज्य को बनाया? मराठा साम्राज्य को। तो जब हम आधुनिक भारत को शुरू करते हैं, यानी विदेशी कैसे भारत में आए, उसके साथ साथ हमको मराठा साम्राज्य को भी पढ़ना होता है, क्योंकि इस समय पर मराठा साम्राज्य भी था। तो आज का टॉपिक हमारा वही है। आज का टॉपिक हमारा वही है, मराठा साम्राज्य। कितने दोस्त जानते हैं मराठा साम्राज्य का संबंध महाराष्ट्र से है? महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में ही ये मराठा धर्म क्या हुआ आपका, विकसित हुआ। थोड़ा इतिहास जानते हैं कि कैसे मराठा साम्राज्य बना। मराठा साम्राज्य का जो संबंध है वो सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया लोग कहाँ पर है आपका? राजस्थान। सिसोदिया का संबंध कहाँ से होता है? राजस्थान से। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में चित्तौड़ पे, तो वहां से कुछ लोग आ गए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सामना नहीं कर पा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की जिनको दास्ता स्वीकार नहीं करनी थी, अलाउद्दीन खिलजी के जिनको प्रभाव में नहीं रहना था, तो वो लोग वहां से पलायन कर गए। उन्होंने बोला हम कहीं और चल के अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, अलाउद्दीन के, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं रहेंगे। तो सुजान सिंह और सज्जन सिंह ये दो लोग हैं जो वहां से, राजस्थान से, सिसोदिया वंश से कहाँ आ गए आपका? महाराष्ट्र आ गए। इन्हीं सुजान सिंह के वंशज हैं मालोजी, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनके दादाजी पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग समझते हैं दादोजी कौंडदेव इनके दादा थे। वो इनके दादा नहीं है। इनके दादा कौन है? मालोजी। मालोजी के पुत्र थे शाहजी भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी हैं। ठीक है, इनके पिताजी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, जो पिताजी हैं इनके शाहजी भोसले, शाहजी भोसले जी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी है जीजाबाई, जीजाबाई से पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। और दूसरी जो इनकी पत्नी थी तुकाबाई, उनके बेटे थे एकोजी राजे, लाजे नहीं, एकोजी राजे। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक सौतेले भाई भी थे, दूसरी मां से उत्पन्न थे। कौन है आपके? एकोजी राजे। ये छोटा सा एक ब्रीफ हुआ किसके बारे में? मराठा साम्राज्य के बारे में। आप सब जानते हैं कि जो परवरिश हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, वो सारी परवरिश उनकी माँ जीजाबाई के द्वारा हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में जो कुछ भी उनकी वीरता और अदम्य साहस है, वो माँ जीजाबाई का पालन पोषण है। कहते माँ जीजाबाई ने इनको धार्मिक ग्रंथों को सुना करके, पढ़ा करके इनको बड़ा किया। इनके बचपन से ही वो इनको रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि का अध्ययन कराते हुए बढ़ाती रही। इसीलिए सनातन में बहुत विश्वास था
कहते हैं कि हिंदू साम्राज्य जब भारत में ये आक्रमणकारी आए, अरब आए, तुर्क आए, औरंगजेब तक बहुत देश में अत्याचार हुआ, विदेशियों का शासन रहा। ये आपका मुगल काल या दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम काल भारत में रहा। तो उस विदेशी शक्तियों से छुटकारा देने का काम, भारत को एकत्र करने का काम, जो एक फ्लैग के अंतर्गत, फ्लैग मतलब एक ध्वज के अधीन किसी ने किया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। इन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया। और कहते हैं शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में संख्या बताई जाती है कि इतने लोग इनके राज्याभिषेक में मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे हिंदुत्व की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, जिसको उन्होंने बखूबी संभाला है। वो लड़ते रहे, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया, अपने पेशवाओं ने, उन्होंने लगातार संघर्ष किया विदेशी शक्तियों से लड़ने में, और भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शाहजी भोसले, इनकी 2 पत्नियां थी, जीजाबाई और तुकाबाई। आगे आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ, जो महाराष्ट्र में। 1630 भी आपको कई बार लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक परीक्षा में 1627 और 30 दोनों विकल्प आ जाए। आए भी, अगर ऐसा होगा नहीं, आए तो भी 1627 ही माने। ठीक है, दोनों इनके जन्म वर्ष मान्य हैं। इनके संरक्षक बने दादोजी कोंडदेव। ये इनके दादा नहीं है, ये इनके दादा नहीं है, दादाजी कोंडदेव ये इनके क्यूरेटर, संरक्षक बनाया जाता था, जैसे इनके पिता थे। इनके पिता थे शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले एक समय पर मुगल दरबार से भी जुड़े रहे। मुगल दरबार की वजह से उनको दक्षिण में कुछ जागीरें मिली, तो उन्हीं जागीरों पर किस बच्चे का हक था? इकोजी राजे और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। तो बच्चे को जब जागीर दी जाती थी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को 9 वर्ष की अवस्था में एक जागीर मिली, बच्चे को दी जाती है कि पहले तुम जागीर को ऑपरेट करो, समझे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, समझ पाए कैसे चलता है काम, कैसे करना होता है, तो उसके लिए जागीर देते थे। लेकिन छोटे बच्चे को जब जागीर दी जाती तो साथ में एक संरक्षक भी रखा जाता, क्योंकि छोटे बच्चे के डिसीजन में वो हेल्प करे, उसको समझाए, सारी चीज़ों का ज्ञान उसको दे, नॉलेज दे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिलिट्री पावर्स के बारे में। ऐसे थे आपका दादोजी कोंडदेव। जो इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा ली है वो अपनी माँ से, और गुरु कौन है? रामदास है। रामदास भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत, यानी इनके समय पर भक्ति आंदोलन नॉर्थ में चला है। आप देखते होंगे भक्ति आंदोलन के लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भक्ति हुई, सूरदास ने भक्ति की है, कबीरदास जी की भक्ति को आप देखेंगे, तुलसीदास जी की भक्ति को आप देखो, भगवान राम की भक्ति है। तो ये जो काल था जिसमें भगवान के नाम से बहुत सारे कवि और लेखकों ने रचनाएं की, उसको हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत थे रामदास, संत तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। इन चारों ने दक्षिण में चलाया है भक्ति आंदोलन को, जिसका एक प्रभाव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन पर देखने को मिलता है कि वह भी इसमें रुचि रखते थे। ठीक है भैया, एक बच्चे ने पूछा है बहुत शानदार कि ये कटप्पा की तरह थे क्या आपका दादोजी कोंडदेव? हाँ, ऐसे समझ सकते हो, संरक्षक मतलब कवटप्पा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यूं तो कई पत्नियां हैं, लेकिन 3 पत्नियां आप लोगों को याद रख लेनी है। इनकी 8 पत्नियों में से प्रमुख, बहुत सी जगह इनकी 13 पत्नियों का वर्णन मिलता है, कई जगह 9 पत्नियां बताई गई हैं। 8 पत्नी के बारे में सबसे ज़्यादा पता चलता है कि इनकी 8 पत्नियां थी, जिनमें से 3 प्रमुख हैं साईबाई। साईबाई के पुत्र हैं संभाजी, यानी पिता तो कौन हुए? छत्रपति शिवाजी महाराज। संभाजी महाराज जी को इसलिए याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में गद्दी पर कौन आएंगे? संभाजी महाराज। सोयराबाई इनकी दूसरी पत्नी है, जिनसे भी एक बेटा होगा राजा राम, आगे चल के मैं बताऊंगा। और तीसरी पत्नी उनकी पुतलीबाई। ये 3 प्रमुख पत्नियां इनकी याद रखेंगे आप लोग। आगे आएंगे। अब बात होती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है उनकी, ये तो राज्याभिषेक उनका अंत का है, बीच की घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार सन 1674 में हुआ। कहां पर? रायगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यही इनकी क्या थी, इन्होंने इसको
राजधानी भी बनाया। रायगढ़ को ही इन्होंने क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया। 2 बार राज्याभिषेकों में, एक तो गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक कराया वैदिक विधि से, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उस विधि का पालन करके कराया। निश्चलपुरी गोस्वामी ने जादू टोने वाला, यानी कि तांत्रिक विधि वाला इनको राज्याभिषेक कराया। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रमुख अभियानों में अगर हम बात करते हैं, प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं, अब यहां पर देखना, इन्होंने रोहिदेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण किया। कौन सा दुर्ग? रोहिदेश्वर दुर्ग। ये सब महाराष्ट्र के दुर्ग रहेंगे। कभी पूछा भी जाए कि रोहिदेश्वर दुर्ग कहाँ है, बहुत प्रश्न भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र में है। कहाँ पर था? पुणे में। और ये आदिल शाह के नेतृत्व में था, तो आदिल शाह से इन्होंने इसको ले लिया। दरअसल में इन्होंने पहले डिमांड की आदिल शाह से कि ये दुर्ग मुझे दे दो, ये किला मैं अपने अधीन रखूंगा, लेकिन उसने कहा नहीं, किला तुमको नहीं देंगे। और फिर बाद में इन्होंने आदिल शाह के ही मंत्रियों को खरीद लिया कूटनीति से। तो उसने जब अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या इस तरह का डिसीजन हमको करना चाहिए, तो उन सब ने कहा हाँ, ये किला हमको दे देना चाहिए। तो आदिल शाह से पहले उन्होंने ये रोहिदेश्वर दुर्ग को लिया है। रोहिदेश्वर दुर्ग के बाद में, तुरंत बाद में, रोहिदेश्वर दुर्ग के तुरंत बाद में तोरण का किला, ये 1646 की घटनाएं हैं दोनों। 1646 में तोरण का किला अपने अधीन किया। मुगलों का नेतृत्व हुआ करता था, मुगलों का नियंत्रण हुआ करता था इस किले पर इनायत खां पर। क्या बोलेंगे? इनायत खां पर। तो इनायत खां से इन्होंने क्या कर लिया, इस किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता, यानी किले जीतते जा रहे हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। रायगढ़ को राजधानी बनाया 1656 में। 1659 में प्रतापगढ़ का किला जीता। किरसन जी भास्कर को अफजल खां ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। 1659 में अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, कहानी को समझे। मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी जन्म हुआ 1627 या 1630, तो 9 वर्ष की अवस्था में जागीर मिलती है, और 16 वर्ष की अवस्था में अपने विजय अभियानों को, अगर 1627 सही माने तो 19 वर्ष की अवस्था में अपने विजय अभियान शुरू करते हैं। सबसे पहले रोहिदेश्वर दुर्ग, तोरण का किला उन्होंने जीता। फिर सिंहगढ़ का किला, उसी के बराबर में किला था, उसको अपने अधीन कर लिया। रायगढ़ को अपनी कैपिटल बना लिया। तो शिवाजी की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो इन्हीं के पड़ोसी है, इन्हीं के पड़ोस में है आपका शासक। आप लोग जानोगे जब मैं आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊंगा या दक्षिण के राजवंश आपको पढ़ाऊंगा, तो इनके पड़ोस में हैदराबाद भी एक पनपा था। हैदराबाद चिंकलिच खां के द्वारा जो स्थापित किया गया। अवध इन्हीं के समय पर विकसित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला, मैंने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला 1722 के आसपास, यानी कि मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के लगभग 40-45 साल बाद में ये छोटे छोटे राजवंश उदय में आए थे। लेकिन इनका जो पड़ोसी है अफजल खां, अफजल खान दरअसल में एक सैन्य कमांडर है आदिल शाह का। और आदिल शाह को जैसे ही पता चलता है कि शिवाजी महाराज मेरा अपोनेंट या प्रतिद्वंदी कल बन सकता है, तो वो अपने सैन्य कमांडर अफजल खां से कहता है कि जाके शिवाजी का कुछ इंतजाम करो। भैया जागीर क्या होता था? जागीर बच्चा कुछ गांवों को मिला के कहते थे। उसमें क्या होता था कि जागीर जो होती थी, जैसे मैंने बता दी 100 गांवों की एक जागीर, तो 100 गांव इनके अधीन रहते थे कि यहां पर जो भी टैक्स आएगा उसको वसूलने का काम ये प्रमुख व्यक्ति करेगा। तो जागीर गांवों को कहते हैं बहुत सारे। आयशा खान, बहुत धन्यवाद बच्चों। क्या बोलोगे? किरसन जी भास्कर को अफजल खान ने पहले भेजा, किरसन जी भास्कर जाओ बात करके आओ, लेकिन बहुत इसको डांटा गया, डपटा गया किरसन जी भास्कर को। अफजल खान समझ गए छत्रपति शिवाजी महाराज अब संधि नहीं करेंगे इससे, ना इसकी बात सुनेंगे। तो इसने प्रस्ताव भेजा कि अकेले अकेले मिलेंगे, बिना हथियार के मिलेंगे। आप लोगों ने शायद छोटी कक्षाओं में सुनी हो कहानी। एक मीटिंग करनी है। अफजल खान 6.5 फीट का आदमी था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हाइट में छोटे हैं, और हाइट से छोटे होने से कुछ नहीं होता। ये बात भी जिनकी हाइट छोटी है वो याद कर लें। तो मीटिंग हुई दोनों की,
बैठे थे। अब वो अफजल खान तो प्लानिंग से आया। अफजल खान ने क्या काम किया, अफजल खान अपने चाकू लेके आया छुपा के, बिना हथियार के मिलने की बात थी। अफजल खान ने चाकू मारा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैकेट पहन के आए थे, जिसको चाकू क्या, तीर क्या, तलवार क्या, दिक्कत ही ना हो। और वो यहां पहन के रखते थे आपका एक सिंह नख, यानी शेर के नाखूनों का बना हुआ था हाथ में, पंच जैसा, ऐसे पहना उंगलियों में, और ऐसे अफजल खां के मारा, यहां किडनी निकाल ली अफजल खां की, ऐसे समझो तुम। और अफजल खां तो ढेर हो गया एकदम से, और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब खबरें पहुंच गई कहां पर, 1659 में शासक कौन है मुगलों का, जरा बताएंगे आप लोग। समझ सकते हैं 1658 सामूगढ़, मैंने आपको बताया, धर्मट, देवराई का युद्ध, औरंगजेब उत्तर में जीत चुका था, दक्षिण से औरंगजेब गया ही था, क्योंकि दक्षिण में वो सूबेदार था, शाहजहां ने उसको दक्षिण में सूबेदार बनाया था। तो जैसे ही वो गद्दी पे बैठ रहा है, तो खबरें इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बढ़ रही हैं, खबरें बढ़ती रहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी चर्चा में आते रहे, किले पर किले वो जीतते रहे। 1664 को सबसे बड़ी दिक्कत मुगलों को होती है कि मुगलों का बंदरगाह था, क्योंकि इस समय मुझे बताएंगे 1664 में अंग्रेज आ चुके थे या नहीं। तो सूरत में अंग्रेज और पुर्तगाली व्यापार करते थे, और मुगलों के संरक्षण में वो लोग व्यापार करते थे, मुगलों को पैसा देते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहां से जाकर के सूरत बंदरगाह को लूट लिया, जो सीधा एक तमाचा लगा मुगल प्रशासन पर कि ये अंग्रेज और पुर्तगाली क्या कहेंगे। तो 2 बार लूटेंगे, 1670 में भी फिर दोबारा से कहेंगे। अब यहां कान खड़े होते हैं मुगल प्रशासन के, और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को, जो औरंगजेब का मामा है, अपने मामा जी से बोला, मामा जी किसी और पर भरोसा नहीं है, अफजल खान को मार दिया है, मामा जी तुम ही जाओ। अब मामा जी को भेजा क्या, दक्षिण का सूबेदार, यानी कि सेना का कमांडर बना के भेजा, और बाद में नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बनाया। तो नाराजगी क्या हुई जी, शाइस्ता खां ने कहा कि हम देखेंगे, और औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पहाड़ी चूहा कहता था। उसने कहा ये तो पहाड़ी चूहे हैं, कहीं से भी चुपचाप छुप के वार कर देते हैं। गुरिल्ला नीति का इस्तेमाल, गुरिल्ला नीति मतलब छुप करके वार करना, कूटनीति से वार करना, तो ये कहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, अच्छा हमको पहाड़ी चूहा कहता है, भेजो जरा अपने मामा को। मामा आया सेना वेना लेके, मामा ने शिविर लगा रखे हैं, टेंट वेंट लगा रखे थे मामा ने मजबूत तरीके से, कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे कोंढाणा। लेकिन रात को छत्रपति शिवाजी महाराज जी आ गए, बोले तुमको आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाता हूं। जो वहां शिविर में तलवार चली है, शाइस्ता खां की कान कट गई, नाक कट गया, भागा बेचारा। औरंगजेब से कह रहा तू पागल है, कहां भेज दिया। औरंगजेब को भी गुस्सा आया कि मामा तुझे जिम्मेदारी दी थी, तू एक काम कर, तू बंगाल जा, तेरा कोई काम नहीं है साउथ में, खुद भी मरेगा, हमको मरवाएगा। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, यानी कि मुगलों ने बहुत प्रयास किए, और यहां पर मिर्जा जयसिंह को मिलाकर के एक संधि हो ही गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत बड़ी सेना के द्वारा घेर लिया गया। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सरेंडर करना ही सही समझा। तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी से कहा 5 लाख हूण वार्षिक देने होंगे। हूण एक करेंसी थी, ठीक है, करेंसी थी कि 5 लाख हूण दोगे हर साल के। और 35 किले थे उस समय पर जो इन्होंने जीत लिए थे, इसमें से 23 किले दे दिए। 35 में से 23 किले मुगलों ने ले लिए कि इनसे जो टैक्स आएगा वो हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे। यानी कितने किले बचे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास, सिर्फ 12 किले। और सफर ऐसे शुरू नहीं होगा, 12 से 300 किलो जीते हैं इन्होंने, 12 के बाद में 300 किले इन्होंने जीते भी। संभाजी को 5000 का मनसब बनाया, और मुगलों ने एक शर्त तय की। संभाजी कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे हैं। 5000 का मनसब, मनसब प्रथा आप जानते ही हैं, कि सेना में एक पद दिया, और कहा कि संभाजी जो है अब मुगलों के लिए सेवा करेंगे, इनकी जो सेवा रहेगी, निष्ठा रहेगी, वो मुगलों के प्रति रहेंगे, ये हमारी नजरों में यहां रहेंगे और तुम वहां रहो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहां घेरा गया, ठीक है। और साथ में एक प्रॉमिस लिया गया इनसे, छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि में किसके खिलाफ सहयोग की बात की गई थी, बीजापुर, क्योंकि
दक्षिण में बीजापुर जो कर्नाटक है, कर्नाटक जो था, कर्नाटक के लोग भी विरोधी थे किसके? मुगलों के। जो बीजापुर के लोग थे वो मुगलों के विरोधी थे, और यहां इधर मराठा साम्राज्य था। तो मुगल सीधे जाकर के वहां नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए इन्होंने मुगलों ने आपका मराठाओं से कहा कि अगर कभी भविष्य में हमारा बीजापुर से संघर्ष होता है तो तुम उसमें हमारा साथ दोगे। इनका ठीक है, साथ देंगे। सर जी तानाजी कौन है? बेटा आएंगे अभी तानाजी। ये देखो आपने नाम लिया और आ गए। 1670 में जो सिंगड़ किला अधीन कर लिया था मुगलों ने अपने, उस सिंगल किले को फिर से इन्होंने जीता और सूरत को फिर से लूटा 1670 में। अगर पूछे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत को कब लूटा, तो हमारा आंसर आएगा 1600। लेकिन पूछ ले पुनः कब लूटा, फिर से कब लूटा, तो फिर से क्यों लूटा इनको? आपका क्या बोलेंगे? फिर से लूटा 1670 में। सिंगड़ किले का ही पुराना नाम कोंढाणा था। इस अभियान को छत्रपति शिवाजी के मुख्य लोग तानाजी मालसुरे और उनके भाई सूर्याजी मालसुरे ने कहा। तानाजी मूवी शायद आपने देखी होगी, बहुत बच्चा इसीलिए पूछता भी है। तानाजी एक सैन्य कमांडर थे, बहुत विश्वसनीय थे मराठा साम्राज्य के और विशेषतः छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने छत्रपति की उपाधि तो बहुत बाद में धारण की। छत्रपति का मतलब होता है कि एक ऐसा छत्र जिसको अन्य उनके पड़ोसी सब लोग स्वीकारें और उनको नेतृत्व दे दे, लीडरशिप दे दे, जी आप आगे चलिए। समझे मोहित? 1674 में यहां पर राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की, और साथ में हिंदुओं के सरदार बने तो हैंदव कहा गया। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लोगों को इतनी उम्मीद थी कि सब लोग, सारे हिंदू लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए इनके सामने कि तुम हमारे लीडर हो, तुम हमारा नेतृत्व करोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी बच्चे जो नेवी है, नौसेना है, उसको भी विकसित किया था। इसीलिए शिवाजी महाराज जी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इनको जो लीड करते थे इनकी नेवी को, वो दरिया सारंग नामक एक व्यक्ति था, वह लीड करता था। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा लगाए गए टैक्स कौन कौन से थे? तो क्या बोलेंगे? 74 कर। इसका मतलब था कि भाई जो तुम प्रोडक्शन करते हो उसका 1/4 यानी कि 25% मराठा प्रशासन को दो, क्योंकि तुम सब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और साथ में जो उनकी पर्सनल इनकम होती थी उसका 1/10 यानी कि 10%। ये क्या होता था? सरदेशमुखी। एमटीएस में दोनों बार पूछा गया, इस बार सीएचएसएल में पूछा गया कि मराठा शासन द्वारा 25% कर कौन सा लिया जाता था। तो 25% मतलब 1/4, चौथ है। और सरदेशमुखी क्या है? 1/10। समझे इस बात को? राज्याभिषेक में उपाधि की हमारे छत्र के, हम किसके छत्र के अधीन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के। तुम हमारा आश्रय हो, तुम्हारा आसरा है, हिंदू धर्म को तुम लीड करोगे। जो पतन हो रहा है, जो विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, इनसे लड़ने का जो नेतृत्व है, जो संघर्ष है, उसका नेतृत्व तुम करोगे। इसीलिए हम तुम्हारे छत्र के अधीन और तुम हमारे छत्रपति हो। और छत्रपति किस बात के? क्योंकि हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए हैंदव है। ठीक है। तो दोनों टैक्स से आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मराठा साम्राज्य में यहां से बनते हैं आज के छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अष्टमंडल। कोर्ट के पीना होगा। अष्टमंडल का मतलब था कि इन्होंने 8 प्रमुख मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। जो लोग 8 लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सबसे करीब थे। लोग क्या, पद की बात करेंगे, पोस्ट की बात थी। पोस्ट तो लीड करना क्या होता है? लीड बच्चे नेतृत्व को बोलते हैं, लीडर, नेता। छोटी सी बात नहीं जानते। ठीक है। तो शिवाजी का जो अष्टमंडल था उसमें आपका पेशवा सबसे प्रमुख पद था। पेशवा, इसको आप पीएम समझ सकते हो, सबसे प्रमुख पद था। सरे नौबत इन सेना का सेनापति था। ममुआदार अमात्य था। और बच्चे जो आपकी आज की पीडीएफ है ना, वो थोड़ी आपको लेट मिलेगी, क्योंकि जो बच्ची वो नोट्स लिखती है उसकी आज काउंसलिंग है, थोड़ा उसके कॉलेज का है, वो शाम तक मिलेगी आपको आज, है ना। कभी सोचो कि भैया लेट क्यों हुई।
वाक्यान्वीस, सुरूनवीस, क्या बोलोगे? ममुआदार अमात्य मंत्री को कहते हैं। वाक्यान्वीस गुप्तचर विभाग, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, जासूस थे इनके अपने। सुरूनवीस आपका पत्राचार, जो अन्य अन्य पड़ोसी राज्यों से संबंध या आपका जो भी कम्युनिकेशन होता था उसको देखता था। दबीर ये विदेश मंत्री था, ठीक है, यानी कि अन्य देशों के साथ में भी संबंध बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, इस पद से पता चलता है। पंडित राव जो दान और धार्मिक कार्य को देखता था। और आठवां था इनके यहाँ न्यायाधीश, आठवां था न्यायाधीश। तो अष्ट छाप पूछे आपसे या बोले अष्टमंडल, इसी को हम वो क्या बोलते हैं? अष्ट छाप बोलते हैं। कभी पूछे अष्ट छाप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो क्या बोलोगे? छत्रपति के द्वारा किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा किया गया। दक्षिण से नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट क्या बोला? पेशवा सबसे प्रमुख पद, सरे नौबत सेनापति, ममुआदार आमात्य यानी कि मंत्री मिनिस्टर थे इनके, वाक्यान्वीस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देखता था, करस्पॉन्डेंस कौन? सुरूनवीस, और आपका फॉरेन मिनिस्ट्री कौन देखता था? आपका सुगंत लिखा हुआ, सॉरी ये मैंने देखा नहीं, सुमंत होगा, सुमंत, सुमंत होगा। सदर पंडित राव को कहते थे, और न्यायाधीश। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये कार्यकाल रहा। मैंने कहा कि उनके 35 में से 23 किले मुगलों ने ले लिए, लेकिन उन्होंने अपने किले वापस जीते थे सारे, और लगभग 300 किलों पर अधिकार किया। इवन जो समुद्र तट था, पश्चिमी और पूर्वी तट कहते, वह आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अधीन लगभग रहा। और अधीन रहा तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक स्वाभाविक मौत हुई 1680 में, 1680 में। आप सब लोग जानते हैं मिर्जा जयसिंह से जब उन्होंने पुरंदर की संधि की थी, तो औरंगजेब के माध्यम से वह संधि हुई, तो औरंगजेब ने उनको कैद भी कर लिया था, जिसमें वो मिठाई के टोकरे से होकर के, आगरा के किले में उस समय वो कैद थे, तो मिठाई के टोकरे में होकर के वो बाहर निकल गए थे, ठीक है। ये बात छोटा सा किस्सा है, ये सब शायद हम सुनते आते हैं, नहीं सुना होगा तो कोई बात भी नहीं है, उसका इतना महत्व भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, ये प्रश्न पूछा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्या बोलेंगे? उनकी जो डेथ हुई है, छत्रपति महाराज की जो डेथ हुई है बच्चे, आपका छत्रपति की डेथ हुई है कब? आपका 1680 में। इनके बाद में इनके बेटे आए संभाजी महाराज, ये साईबाई के पुत्र थे। साईबाई पत्नी किसकी हैं हम जानते हैं इस बात। अकबर को शरण दे दी संभाजी महाराज ने। अब आप कहेंगे अकबर यहां कहां से आ गया जी? अकबर तो 1605 में मर गया था, तो ये अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का बेटा है। किसका? औरंगजेब का बेटा है, औरंगजेब का पुत्र है। तो ये औरंगजेब के खिलाफ एक विद्रोह करता है, तो औरंगजेब इसको मारने के आदेश देता है। तो अकबर को पता चलता है कि भाई अभी मुझे पास जो जगह है बचने की, वो सिर्फ एक है कि मैं दक्षिण भाग जाऊं, और वह भाग करके आ जाता है कहां पर? संभाजी महाराज के हैं। संभाजी महाराज जो उस समय पर मुगलों के साथ जुड़े हुए थे, तो अंततः उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया और वो यहाँ लीड करने लग गए, और साथ में मुगलों का साथ तो छोड़ा, मुगलों का जो विरोधी है उसको जगह भी दे दी, जगह भी दे दी। और संभाजी महाराज जी ने बहुत अच्छी लीडरशिप की है 9 साल तक। अच्छी गुफाओं का निर्माण किया, सैन्य संचालन किया, विद्वान भी थे, बहुत कम उम्र में बहुत अधिक भाषाओं का ज्ञान इनको था। कहते हैं कि लगभग 13 भाषाओं का इनका ज्ञान था। इनकी रचनाओं में प्रमुख है बुद्ध भूषण और नक्सिक। नक्सिक की रचना संभाजी महाराज ने की। इनके सलाहकार थे कवि कलश। इन्होंने जो आपका औरंगाबाद, जिसको आज हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, वो पहले औरंगाबाद था, औरंगजेब ने उसका नाम किया था। तो औरंगाबाद का किला भी लूटा था इन्होंने, और हुसैन अली को वहां पे हराया, जो एक मुगल प्रशासक था। अब होता क्या है, इन सारी घटनाओं से कौन है शासन पर इस समय? औरंगजेब। औरंगजेब को पता चला कि यार हमारे लोगों से छीन भी रहे, औरंगाबाद का किला भी जीत लिया है, और हमारे जो
बेटा है अकबर, हमारा विद्रोही है, उसको उसने शरण भी दे दिया। लेकिन औरंगजेब कोई क्लू नहीं ढूंढ पाया, कोई ऐसी चीज औरंगजेब नहीं ढूंढ पा रहा था कि जिसके दम पर वो उनको ढूंढ पाए, क्योंकि संभाजी महाराज एक जगह रुक ही नहीं रहे थे। लगातार अभियान चल रहे थे, दो हजार के सैनिक टुकड़ियों में अलग अलग थे। कहते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, उसका सबसे बेहतरीन लाभ संभाजी महाराज जी ने उठाया। संभाजी महाराज जी लगभग एक किले में 2000 सैनिकों के साथ रुके हुए थे, लेकिन इन्हीं के साले, संभाजी महाराज जी के साला है गनोजी सिरके ने गद्दारी कर दी और संभाजी महाराज जी का पता औरंगजेब की सेना को दे दिया और लगभग 30,000 सैनिकों ने घेर लिया। यहां पर इनको बंदी बना लिया गया, और बंदी जब बनाया गया तो दबाव एक ही था कि आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। छत्रपति संभाजी महाराज जी कहते कि 40 दिन तक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहले इनके नाखून उखड़वाए, फिर इनके बाल उखड़वाए, कहते फिर इनकी थोड़ी थोड़ी खाल उतारनी शुरू की, फिर रोज इनका एक अंग काटा जाने लगा। और संभाजी महाराज जी के बारे में कहते औरंगजेब रोज जाता सामने और कहता कि इस्लाम स्वीकार है या नहीं है। एक एक अंग कटाता रहा इनका, एक एक अंग, अंत में धड़ बचा। अंत में एक स्टेटमेंट आता औरंगजेब का। औरंगजेब के 4 बेटे थे। औरंगजेब ने यहां पर एक बात कही थी कि तुम ये स्वीकार करते हो या नहीं, तो तब भी इन्होंने कहा कि नहीं। कहा कि अब अंतिम अंग है, इनकी गर्दन धड़ से काट दी जाए, तो गर्दन काट दी गई संभाजी महाराज जी का। इसलिए उनका हिंदुत्व में बहुत प्रतीक है कि अपने धर्म के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। लेकिन यहां पर औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दिया कि संभाजी महाराज, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लेता, पूरे हिंदुस्तान को। ऐसा स्टेटमेंट दिया, मतलब वह भी प्रभावित हुआ। तो दिक्कत, एक बच्चा कह रहा सर जी औरंगजेब कहां से आ गया, औरंगजेब तो पहले ही मर गया था। बेटा वर्ष तो देख लो, औरंगजेब 1707 में मरा, क्लास के शुरुआत में ही बताया है। इतने अल्पबुद्धि बच्चे कैसे हो सकते हो तुम? 1707 है, 1680 से 89 है। 1689 में क्या औरंगजेब नहीं है? मूर्ख बच्चे। ठीक है, क्या समझेंगे? तो यहां पर ये 1689 में संभाजी के बेटे थे साहू जी, ये औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया अपने यहां, छोटे बच्चे थे। संभाजी ने जो आपका अष्ट छाप था उसको समाप्त कर दिया था, 8 मंडल, जो 8 मंत्री थे उसको। अब आते हैं तीसरे छत्रपति, थर्ड छत्रपति कौन हुए, यानी वर्ष कौन सा आ गया? 1689 और सन 1700। ये है राजा राम। माता कौन है? सोयराबाई। यानी पिता कौन होंगे इनके, राजा राम के? राजा राम के पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी मैंने बताया संभाजी की माताजी का क्या नाम था, संभाजी जो है उनकी माताजी का क्या नाम था? तो वो आपका साईबाई के पुत्र हैं, साईबाई के। राजा राम अब गद्दी पे आया, किसका बेटा है? सोयराबाई का, यानी इनकी दूसरी पत्नी का बेटा। एक पत्नी का बेटा पहले आ गया संभाजी महाराज, और अभी राजा राम। राजा राम की शादी हुई थी किससे? पत्नी है राजा राम की ताराबाई। राजधानी रायगढ़ से बदल के सतारा किसके समय पर की गई? किस छत्रपति के समय? राजा राम। राजा राम लगभग बीमार आदमी है, बहुत बीमार रहा है। जब गद्दी पर बैठा तब बीमार, और सन 1700 में जब मरा तो बीमारी की वजह से ही मरा। तो बीमारी की वजह से ही मरा। तो बीमारी की वजह से जैसे ही मरा तो राजा राम का बेटा है, क्या बोलोगे? चौथा छत्रपति कौन बनता है? शिवाजी द्वितीय, जिसके पिता कौन है? राजा राम। माता कौन रही होंगी जरा बताएंगे? राजा राम, और माता है इसकी ताराबाई। मैं आपसे एक संबंध पूछना चाहूंगा बच्चे, मुझे बताएं आप लोग कि ये जो शिवाजी द्वितीय है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज जी से क्या संबंध है? क्या लगेगा ये उनका? तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बेटा ही तो है राजा राम। हाँ, और ये राजा राम का बेटा, यानी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पोता है, छत्रपति का पोता है। तो चौथा छत्रपति बना।
मुख्य छत्रपति कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। पोता आ गया है गद्दी पर सन 1700 में। मुझे बताओ कैद में कौन है? आप कहेंगे भैया गद्दी पर तो कौन थे? आपका संभाजी थे। तो संभाजी का बेटा वारिस रहेगा या नहीं रहेगा? संभाजी का बेटा है साहू जी। साहू जी ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्या है? ये भी पोता है, लेकिन ये कहां पर है? ये मुगलों की कैद में है अभी। चूंकि संभाजी उम्र में बड़े थे तो इनके बेटे को भी मौका मिलना चाहिए। वास्तविक गद्दी का जो हकदार है वो साहू जी है। क्योंकि साहू जी कैद में है और मराठाओं ने उनको छुड़ाने का भी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनका पूरा ध्यान गद्दी पर है। और राजा राम की मौत के बाद में ताराबाई संरक्षिका बनके, कटप्पा बनके अपने बेटे का, जब वो 4 साल का है, उसको गद्दी पर बिठा देती हैं। यानी चौथा छत्रपति कौन बना? चौथा छत्रपति कौन बना? बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जी चौथे छत्रपति बने हमारे कौन? शिवाजी द्वितीय। सन 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है, और मौत जब हुई तो मराठा साम्राज्य किसके हाथ में है? मराठा साम्राज्य किसके हाथ में है? क्या बोलोगे जी? 1707 तक संरक्षिका बनी हुई है ताराबाई। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है औरंगजेब की मौत के समय मराठा साम्राज्य को कौन लीड कर रहा था? कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पोता आंसर दिया रिलेशन का। कुछ दोस्तों ने, मेरे ने नाती निकाल लिया। नीले दिल और भेज रहे हैं कुछ दोस्तों, नाती निकाल के और नीले दिल। नाती बेटा लड़की का पुत्र होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की लड़की का मैंने कहीं पर वर्णन किया है। आप रीजनिंग कैसे करके आएंगे? ऐसे सीखते हो रीजनिंग? नाती के लिए पहले पुत्री का तो वर्णन आना चाहिए। कहीं पर मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुत्री का जिक्र किया? मैंने तो कोई नाम नहीं लिया, वर्णन ही नहीं आता। गलती नहीं करनी है मित्र। तो मौत हो जाती है, तो यहां पर 5वें छत्रपति साहू जी महाराज बने। क्यों? साहू जी महाराज तो कैद में थे, तो साहू जी महाराज जी को कैद से छोड़ दिया गया। साहू जी महाराज जी को कैद से आजाद किया मुअज्जम ने। मुअज्जम कौन है? बहादुर शाह प्रथम था। याद है सन 1707 औरंगजेब के बाद में शाह ए बेखबर, जूलियाना का किस्सा जो मैंने सुनाया था आपको, तो बहादुर शाह जो मुअज्जम है उसने कैद से छोड़ दिया। इसने क्यों छोड़ दिया? इसने एक चालाकी की। इसने बोला, इसने सोचा कि भाई दक्षिण में कौन है? दक्षिण में अभी ताराबाई है। इसको पता था अगर मैं साहू जी को यहां से छोड़ दूंगा, दिल्ली से, आगरा में थे बेसिकली, साहू जी को मैं यहां से छोड़ूंगा तो साहू जी क्या करेंगे इस समय छूट करके? वो जाएंगे अपना अधिकार मांगेंगे कि मेरे पिता संभाजी महाराज जी की गद्दी थी, मुझे दीजिए। मांगेंगे अपना हक या नहीं मांगेंगे जाकर के? तो इसको पता था कि मेरा काम आसान हो जाएगा, ये जाकर के जाएंगे और भिड़ेंगे। बहुत सारे लोग इनके पक्ष के रहेंगे जो कहेंगे हाँ जी हक साहू जी का है। बहुत सारे लोग ताराबाई के पक्ष के होंगे क्योंकि वो अभी गद्दी पर है, कहेंगे नहीं जी ताराबाई का है। तो इसने कहा क्यों ना इन दोनों को लड़ने दूं और फिर इसको टेक ओवर कर लूं सारे को। तो सन 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? साहू जी और ताराबाई के बीच में। साहू जी किसके बेटे हैं? संभाजी के। ताराबाई किसकी मां है? शिवाजी द्वितीय की, जो बेटा है राजा राम का। यानी थे तो दोनों पोते ही, थे तो दोनों पोते ही। कहने का मतलब है ये इनकी आंटी लगती हैं ताराबाई। आंटी और भतीजे का संघर्ष हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे? और इसमें किसकी जीत होती है? साहू जी की जीत होती है। और साहू जी 1707 से लेकर के 1749 तक छत्रपति रहा। 1749 के बाद में फिर छत्रपति रामराण, जिसको हम रामराज के नाम से भी जानते हैं, ये आपका छत्रपति बन गया था। छत्रपति मतलब अब जो मराठा साम्राज्य है उसके नेता कौन है? वो छत्रपति हैं। समझे बात को? कोई परेशानी इस बात में? तो कहने की बात है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जितना बेहतरीन शासन उन्होंने किया, उससे भी 9 साल तक मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके किसने? संभाजी महाराज जी। लेकिन मित्र कहते हैं कि बाद के जो छत्रपति हुए, छत्रपति क्या है? एक टाइटल है। बाद के जितने भी मित्र छत्रपति हुए वह अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे तो सही,
लेकिन वह स्वयं कैपेबल नहीं होंगे, स्वयं मजबूत नहीं होंगे, वह अब पेशवाओं का सहारा लेंगे। और ऐसे ही गर्व करने लायक पेशवा होंगे हमारे बाजीराव। देखें तो दिक्कत आगे आएंगे मित्र। तो आपको गर्व करना चाहिए जब कभी भी आप नाम सुने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, आपको एक गर्व करना चाहिए कि मराठाओं में एक ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने हमारे गौरव को बहुत बढ़ाया और एक छत्र के नीचे सब लोगों को लेकर के आए, इसलिए छत्रपति कहलाए। तो बहुत बार इनका नाम छत्रपति संबोधन से किया जाएगा। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा बने। पेशवा का मतलब क्या होता था? पेशवा का मतलब बच्चे प्राइम मिनिस्टर से है, पीएम से। यानी कि इन्होंने अपने पीएम नियुक्त करने शुरू किए। सन 1713 में बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने। तो मुझे बताएंगे इस समय पर छत्रपति कौन थे? इस समय छत्रपति टाइटल किसके पास था? तो आप कहेंगे ये साहू जी के पास है जी। यानी जो बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया है वो आपका साहू जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक है भाई साहब। तो 1713 में पेशवा यानी कि प्रमुख व्यक्ति कौन बन गया? बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? बालाजी विश्वनाथ। आंचल मिश्रा वेरी गुड। अमित बहुत शानदार। श्याम सिंह बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे? बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने और 1713 से पेशवा जब 20 तक क्या किया इन्होंने? 1720 आते आते पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत मतलब कि अगला जो पेशवा होगा वो मेरा ही पुत्र होगा, मतलब मेरे ही वंश का होगा। अगला पेशवा मेरा ही पुत्र होगा, मेरा ही पुत्र होगा, ये इन्होंने कह दिया। ठीक है जी। तो 1720 तक ये रहे, इस बात को ये कह के गए। तो इनका ही पुत्र 1720 में सेकंड पेशवा बना बाजीराव प्रथम। मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर जिसको बहुत कम पढ़ाया जाता है, जितनी रिसर्च करें उतनी कम। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय जितना क्षेत्रफल मराठाओं का था, जितना क्षेत्रफल मराठाओं का था उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल और उस सीमाओं को बढ़ाया है किसने? आपका बाजीराव प्रथम ने। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, इस बात को इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। बाजीराव जिनके बारे में आप जानते हैं बच्चे, कम से कम इनका शासनकाल याद रखें। शासनकाल से मतलब छत्रपति के अधीन थे, लेकिन थे कौन? ये पेशवा। पेशवा का मतलब है कि जो अष्टमंडल है, जो अष्टछाप है, उसको साहू जी ने जीवित किया और पेशवा पद को फिर से बनाया। और क्योंकि पेशवा पद आप जानते हैं उस अष्टछाप में सबसे बड़ा पोस्ट था, तो सबसे बड़ा पोस्ट किसके पास था? बाजीराव प्रथम। यानी सबसे बड़े सैनिक कमांडर ये बने। इनकी दो पत्नियों का किस्सा आप देखते हैं, काशीबाई और मस्तानी, जो छत्रसाल बच्चे आपका उत्तर प्रदेश में एक शासक थे। छत्रसाल ने बहुत अच्छा वर्णन किया। एक बार छत्रसाल जी को आवश्यकता थी और छत्रसाल जी भी मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो कहते हैं छत्रसाल ने एक चिट्ठी लिखी थी और बहुत सारे राजाओं को चिट्ठी लिखी। किसी राजा ने उस समय के किसी क्षत्रिय राजा ने उनके उस बुलावे को कि मुगलों के विरुद्ध हमको लड़ना है, किसी ने स्वीकार नहीं किया और वो अपना किला खो रहे थे छत्रसाल। कहते ऐसे में ही चिट्ठी बाजीराव प्रथम के पास भी पहुंची। बाजीराव प्रथम उस समय खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते उठे कि खाना खाने का वक्त नहीं है, राजा छत्रसाल तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय हो जाएगा, और तुरंत प्रस्थान कर दिया। ऐसे बाजीराव प्रथम थे। 40 युद्ध लड़े हैं और 40 के 40 युद्ध जीते। कोई एक युद्ध नहीं हारा है। भारतीय इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा जगह इनको दी जाती है 4 लाइन की, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जो आप गर्व करते हैं, हिंदुत्व को सबसे मजबूत करने का जो टैग हमको देना चाहिए, वो ये सीमाएं इन्होंने बढ़ाई थी। यही वो आदमी है जिसने दिल्ली को जीता, यही वो आदमी है जिसने पुर्तगालियों को हराया। उस समय की सभी
हैदराबाद की जो उस समय उभरती हुई शक्ति थी, जिसको अन्य कोई नहीं हरा पा रहा था, उस हैदराबाद की शक्ति को इन्होंने हराया। पत्नी काशीबाई पहली पत्नी थी, बाद में छत्रसाल की पुत्री मस्तानी से भी इन्होंने शादी की। ठीक है। 1728 में तो क्या बोलोगे, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक हैं। याद है मैंने मोहम्मद शाह रंगीला ने चित्रण कराया था इनका, एक बार थम्स अप करें। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था कि दक्षिण में इतना शक्तिशाली शासक कौन आ गया है, जरा उसका चित्रण करके दिखाओ। बोलेंगे पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ। इसमें निजामुल मुल्क को हराया। निजामुल मुल्क कौन है, ये हैदराबाद से था, हैदराबाद का संस्थापक है, बड़ी शक्ति था, मोहम्मद शाह रंगीला से अलग होकर खुद को बोल रहा था। इसको मारा इन्होंने, मुंगी शिवगांव की संधि की कि टैक्स मराठाओं को दोगे। हाँ, वो बिल्कुल मस्तानी का ही डायलॉग है, जो मस्तानी दरबार में जाती है तो अन्य सब लोग कहते हैं कि मस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम दूसरी शादी लेकर के लाए हो, मस्तानी को इस घर की दुल्हन नहीं बनाया जा सकता। तभी मस्तानी कहती है, किसकी तलवार पर सर रखूं यह बता दो मुझे, इस करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। वो ऐसा बोला होगा, नहीं बोला होगा, ये निश्चित नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये श्योर नहीं कर सकते हम कि ऐसा बोला हो गया होगा उस समय, नहीं, लेकिन ये मूवी वूवी में मसाला डाल भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी थी, इतना तय है। 1739 में बसीन की संधि, पुर्तगालियों को हराया, पुर्तगालियों को, और बसीन क्षेत्र अपने अधीन ले लिया। 1737 में दिल्ली में अभियान किया था। दिल्ली में कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। और ऐसे अभियान नहीं किया, देखो अभियान भी क्या खतरनाक किया, तुम सोचोगे दंग रह जाओगे। महाराष्ट्र से चले तो सब लोगों को पता था ये दिल्ली जाने वाले, तो इनके समय इस पर 10,500 सैनिक थे। तो 5,000 सैनिकों को हैदराबाद की तरफ भेजा, 5,000 को इधर विद्रोह हो रहा था, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ भेजा, और सिर्फ 500 सैनिक लेकर के गए। 500 सैनिकों ने दिल्ली में जो तलवार चलाई है ना, तो दंग रह गया मोहम्मद शाह रंगीला, और दिल्ली छोड़ के फरार हो गया, दिल्ली छोड़ के। ठीक है, थर्ड पेशवा कौन बने आपका, बालाजी बाजीराव बने हैं। पहले कौन थे, विश्वनाथ। और ये किसके अधीन होते थे, आप लोग जानते हैं ना, पेशवा किसके अधीन है, छत्रपति जो उपाधि है उसके अधीन काम कर रहे हैं। थर्ड पेशवा बने बालाजी बाजीराव 1740 से 61। ठीक है, अब बालाजी जो बाजीराव हैं, इनके पुत्र है विश्वासराव। विश्वासराव विश्वासराव के ही चचेरे भाई हैं आपका सदाशिव राव भाव। और बालाजी बाजीराव के ब्रदर हैं जो खफा हैं, रघुनाथ राव। दरअसल में मराठाओं ने जितने भी युद्ध जीते, उनमें प्रमुख कमांडर रघुनाथ राव रहे। तो रघुनाथ राव भी है, सोचते थे कि एक दिन गद्दी मुझको भी मिलेगी, मैं भी डिजर्व करता हूं गद्दी, और जिसके अंदर बच्चे पोटेंशियल होता है वह बिल्कुल डिजर्व भी करता है, तो उसको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, लेकिन रघुनाथ राव जी को नहीं मिला। बालाजी बाजीराव ने बात कर दी कि उनके पुत्र विश्वास राव जो होंगे वह अगले सरदार होंगे। तो इनको तो अपना हक मरता हुआ दिख रहा था। तो यहां पर इनको दिखा कि मैं अब कैसे कैसे अपने इन भाइयों को सबक सिखाऊं जो मेरी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए, यार मुझको ये मराठा साम्राज्य चाहिए, कैसे भी दिलाओ। ठीक है, कोई दिक्कत, सर आपने 1720 से 1740 होगा यार, इतनी छोटी चीजें कर लिया करो। सॉरी, मेरी गलती है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से जाकर के ये सौदा कर लेंगे, और जो बसीन क्षेत्र है जो पुर्तगालियों से छीना है, उसको बोलेंगे कि अगर तुम मुझे मराठा का सरदार बनाते हो, छत्रपति तुम मुझको बनाते हो, तो फिर जो अधिकार होंगे मैं वो तुम्हारे फेवर में करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ऐसा कहते हैं ये। ठीक है, यहां पे आएंगे। भैया मस्तानी हिंदू थी कि मुसलमान थी, बड़े प्रश्न चिन्ह है, ज्यादातर तर्क यही है कि मस्तानी हिंदू ही थी। बहुत सी जगह उनको मुस्लिम दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो बोलेंगे एक बार
तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे। पानीपत का थर्ड युद्ध ये समझेंगे 1761 का। मुझे बताओ नादिर शाह भारत कब आया था? सारे दोस्तों का आंसर चाहता हूं। नादिर शाह जो भारत से कोहिनूर लूट के ले गया, आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में आया। 37 में बाजीराव प्रथम गए थे और नादिर शाह ने आके फिर दिल्ली को लूटा। तो नादिर शाह जब दिल्ली आया तो 1739 में वापस चला गया। दिल्ली लगभग खोखली हो चुकी थी। इतनी लूट दिल्ली के साथ हुई कि 8 बार हर दूसरे वर्ष में लगभग दिल्ली को लूटा गया। अहमद शाह अब्दाली अब से पहले भी दिल्ली आ चुका था, लेकिन इस बार अहमद शाह अब्दाली को चैलेंज किया मराठों ने। अहमद शाह अब्दाली जब भारत आता है दोस्त, तो मराठे कहां पर हैं? दक्षिण में। और अहमद शाह अब्दाली कहां? अफगानिस्तान से आया दिल्ली के लिए। समझना सारी कहानी। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761। इसकी तारीख तय हुई है, इसकी तारीख तय हुई है। तो इस तिथि में दोस्त आपको एक बात समझनी होगी कि यहां पर जब दिल्ली में ये युद्ध हो रहा है, मराठा यहां से चले और 1 लाख की सेना लेकर के चले। कितनी सेना? 1 लाख सेना महाराष्ट्र से। और मराठों ने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतनी कमजोर या कोई शक्ति उनको हरा सकती है इस समय, क्योंकि मराठा पावरफुल थे, बड़ी सेनाएं उनके पास थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम हारेंगे। तो इनके साथ लोग भी हो लिए कि हम चल रहे हैं, उत्तर भारत के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, उधर मंदिर देख के आएंगे। ये लोग 5 लाख लोग हो गए। 5 लाख लोग जो जा रहा है, युद्ध को युद्ध नहीं समझ रहे, खेल समझ रहे हैं। कह रहे अहमद शाह अब्दाली को मारेंगे जाके। जो अहमद शाह अब्दाली है मित्र, उसका अहमद शाह अब्दाली का जो साथ दिया है वो दिया है आपका नजीब खान ने रोहेलखंड क्षेत्र से। सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ये अहमद शाह अब्दाली के साथ में हो गए कि मराठों को मिलके हराएंगे। मराठाओं की भूल क्या है? 30 वर्ष का बिना सैन्य अनुभव वाला सदाशिव राव तो इनका सेनापति है, और 20 साल के विश्वास राव, जिसको एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया है कि युद्ध में कुछ एक्सपीरियंस ले लेगा, एक्सपीरियंस ले लेगा। तो बड़े मजे से जा रहे हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं हम युद्ध हारेंगे। यहां पर बाबा सूरजमल का नाम आता है। बाबा सूरजमल जो आगरा मथुरा के क्षेत्र में थे, यहां पर मराठाओं से उनकी मुलाकात होती है। वे मराठाओं से कहते हैं कि चलते हैं हम साथ में। तो यहां पर सदाशिव राव भाव का एक स्टेटमेंट है। सदाशिव राव भाव ने कहा था कि यदि तुम भी जाकर के अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ मिल जाओ तो भी हमें हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहां पर स्तर समझ सकते हो ईगो का, घमंड का। और यही सूरजमल जाट थे जिनको हम जाटों का प्लेटो कहते हैं। जाटों का प्लेटो, क्योंकि ये जब युद्ध को हार गए, इस युद्ध का हार क्या हुआ कि क्या बोलोगे आपका, इस युद्ध का 14 जनवरी को जो ये युद्ध हुआ, इसमें 2 दिन बाद, क्या बोलोगे, लगभग 2 दिन में 2 लाख लोग मारे गए। 2 लाख लोग। कारण क्या था इसमें? जो ये लोग लड़े, दिल्ली महाराष्ट्र से लोग गए, तो इन्होंने यहां टेक ओवर किया। जो खाने की सप्लाई थी उसको ही इन्होंने रोक दिया। खाने की सप्लाई पर ही नजीब खां और सजाउद्दौला अवध के जो दोनों लोग थे, उन्होंने यहां मराठों की सप्लाई ही बंद कर दी। भूख से तिलबलाए हुए, भूखे लड़े। और मराठा युद्ध को जीत रहे थे। ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी सेना होने के बाद हार गए, युद्ध को जीत रहे थे। लेकिन बीच युद्ध में विश्वास राव हाथी से कहीं गायब हो गए, तो सदाशिव राव को लगा कि विश्वास राव मारे गए इस युद्ध में। और जिस युद्ध को ये जीत रहे थे दोपहर तक, सदाशिव राव भावी अपना हाथी छोड़ के इनको खोजने निकल गए, और दोनों हाथी गायब, सेनापति गायब। पूरी सेना में एकदम से जो खलबली और भगदड़ मची, तो पूरी सेना तितर बितर हो गई। पूरी सेना तितर बितर हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है जीत हो गई थी आपका किसकी? इसमें अहमद शाह अब्दाली की। और अहमद शाह अब्दाली ऐसे समझ सकते हैं कि मराठाओं का जो वर्चस्व था उसको खत्म करके, उसको प्रश्न चिन्ह लगा के चला गया, और उसके बाद मराठा शासन कभी संभल नहीं पाया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पे? बाबा सूरजमल का किरदार आपको याद रखना होगा हमेशा। तो किसी भी व्यक्ति को जब इग्नोर कर दिया गया हो,
तो आदमी इंटरेस्ट थोड़ी लेगा। लेकिन जो यहाँ से लोग थे, घायल पीड़ित सब लोग, जब ये वापस जा रहे थे, तब यहाँ क्या बोलोगे, आगरा क्षेत्र में इन सब लोगों की मलहम पट्टी, इनको रहना खाना आदि की व्यवस्था सब ये बाबा सूरजमल के द्वारा की गई। इसीलिए वो पूजनीय है अपने समाज के द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर मराठा हम लोगों से नहीं, वो इसी युद्ध का तो बहाना देते हैं। वो इसी युद्ध को तो कहते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर भारत के लोगों, तुम जातिवाद में फंसे हुए लोगों, तुम, कोई कहता है कि हम राजपूत बहुत बेहतरीन हैं, कोई कहता है कि हम जाट बहुत बेहतरीन है, कोई कहता है हम गुर्जर सबसे मजबूत है, कोई ब्राह्मण कहता हम सबसे मजबूत है, और अन्य जातियां कहती हैं कि हम सबसे मजबूत हैं। तो ये महाराष्ट्र के लोग यही तो कहते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ अहमद साहब अब्दाली आया था तो तुम सारों से लड़ा नहीं गया था क्या? तुम ये वीर जातियां तब क्या कर रही थी? और यहां गए तो इन्होंने बहुत, तुमने देखा होगा एक बार लोगों को ये मारते थे, ये कह रहे थे कि हम 2200 किलोमीटर दूर चले गए, 2200 किलोमीटर दूर लड़ने चले गए, और यहां के स्थानीय लोगों द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने मदद को इंकार कर दिया था, लेकिन तब भी लड़ना था। बात विदेशी शक्ति से लड़ने की थी। तो ये कहते हैं 2200 किलोमीटर दूर हम आए, और जो तुम्हारे पास फोन किया, तुम जो कहते थे कि हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, तुमने फोन स्विच ऑफ कर लिया। ऐसी तो होता है, तुम्हारा दोस्त कोई तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, रात को 12 बजे फोन कर देना, तुम फोन मिलाओ तो उठाता ही नहीं है। समझे? सुमित कह रहे हैं सूरजमल तो राजस्थान में, राजस्थान का क्षेत्र बच्चे लगता है आगरा वाले क्षेत्र से। उस समय पर राज्य बटे हुए नहीं थे। राज्य तो मेरे दोस्त, आप लोग पॉलिटी नहीं पढ़ी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से राज्य बटे हैं। तो पहले तो जाटलैंड लगता था, मथुरा भरतपुर तक का ये सारा क्षेत्र आपका, आगरा तक का क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रघुनाथ राव जो थे, उन्होंने सूरत की संधि की थी 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि जी भैया मुझको इग्नोर कर रहे हैं, भैया मुझको मेरी गद्दी दिला दो भैया। तो कहने की बात है, कितने युद्ध हुए अंग्रेजों के बीच में? आंगल का मतलब अंग्रेज, इस समय अंग्रेज भारत में थे, और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों के बस वर्ष याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। 1775 में रघुनाथ राव ने संधि कर ली, और इसी युद्ध को कौन जीते? मराठा जीते। और 1782 में सलबाई की संधि हुई। सलबाई की संधि, सलबाई की संधि में अंग्रेजों को कहा गया कि 20 साल तक झांकना मत इधर, और मराठाओं के जीतने का जो क्रेडिट जाता है यहां पर मराठा सेना का जो नेतृत्व किया महादजी राव सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने किया। मल्हार राव होलकर ने, हाँ बिल्कुल तुम राम छवि ही हो। सन 1800 में यहां पर मराठा, आप देख रहे हैं कि 1761 में भैया आप कह रहे थे कि वो पानीपत का युद्ध हार के कमजोर हो गए। तो पानीपत का युद्ध हार के कमजोर हो गए, लेकिन एक शक्ति नाना फडणवीस, जिनको हम जनार्दन भानु के नाम से जानते हैं, इन्होंने मराठाओं को फिर से इकट्ठा किया। बहुत विद्वान व्यक्ति कहलाते हैं जनार्दन भानु, नाना फडणवीस। मराठाओं को इन्होंने फिर से इकट्ठा किया, और मराठाओं को जब इन्होंने फिर से इकट्ठा किया मित्र, तो मराठा फिर संगठित हुए। इसी वजह से मराठाओं ने यहां ईस्ट इंडिया कंपनी तक को मारा, और रघुनाथ राव को अपनी भूल स्वीकार होती है। उसने कहा है तो बेकार यार, ईस्ट इंडिया कंपनी के चक्कर में पड़े, ये भी मार गए। आगे आएंगे। मराठे इसके बाद बट गए। नाना फडणवीस जिन्होंने जोड़ा हुआ था, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है ग्राम में, समाज में, लोगों को घर में भी जो जोड़ने का काम करता है। तो मराठे इसके बाद में बट गए। पुणे पेशवा। बेटा आपको जातिवाद में नहीं बटना है मित्र, जातिवाद का शिकार नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बाबा सूरजमल जाट थे तो इनके बारे में सब कुछ पढ़ाओ। जातिगत इतिहास पढ़ने की बात ही नहीं है। जाति पर बहुत गर्व करने की मेरे दोस्त कोई बात ही नहीं है। गर्व करना है तो भारतीय होने पर गर्व करो। मैंने कहा ना, पहले भी लोग बटे रहे और पहले भी विदेशी शक्तियां हावी हुई हैं देश पर, अभी भी बटे रहेंगे तो विदेशी शक्तियां शायद कल भी हावी होंगी। इसीलिए एकजुटता बहुत जरूरी है। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारतीय होके जियो। ऐसा नहीं जी हमारे लोग हैं तो इनको ज्यादा पढ़ाओ, ये हमारे लोग नहीं है तो इनको कम पढ़ाओ।
लोगों का इतिहास नहीं है, इतिहास भारत का है। मराठे बट गए तो पुणे में पेशवा हो गए। इंदौर वाला जो क्षेत्र है वो होलकरों ने ले लिया, ठीक है, होलकरों ने ले लिया इंदौर वाला। नागपुर में भोसले भोसले जो मराठा थे वो आ गए। बड़ौदा क्षेत्र में गायकवाड़ मराठे आ गए। ग्वालियर में सिंधिया आ गए। मतलब इन्होंने अपना हिस्सा कर लिया सब लोगों ने। सिंधिया आप जानते ही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ कहा जाता है कि यही घराना है जिसने गद्दारी की। तो जो इंदौर के होलकर थे, इन्होंने बाजीराव सेकंड को हटाकर उनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठाया। ये बाद के वंशज हैं, इस बात पर ध्यान देना ही नहीं है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्योंकि पहले युद्ध को तो अंग्रेज क्या हो गए थे, हार गए थे। यहां अंग्रेज 20 साल बाद 1803 में यहां पर अंग्रेज विजयी हुए और 1802 इस युद्ध के शुरुआत में बसीन की संधि हुई। बसीन देने का वादा अंग्रेजों को किया गया कि तुम जीतोगे तो तुमको ये मिलेगा। 1806 में मराठाओं को इन्होंने घेरा और राजापुर घाट की संधि की। राजापुर घाट की संधि की। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा भी अंग्रेजों के बीच हुआ, तो उसको भी अंग्रेज जीते। यानी कि पहला युद्ध हुआ भैया 1775 सूरत की संधि के साथ शुरू, 1782 सलवाई की संधि के साथ खत्म। कौन जीते? मराठे इसमें पावरफुल रहे, मराठे जीते। तो अंग्रेजों को इन्होंने सतर्क किया कि, और 20 साल का एक वादा भी लिया कि तुम दोबारा ऐसा प्रयास नहीं करोगे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6, बसीन की संधि से शुरू, इसको मराठे हार गए, मराठे एकदम से हारे इसको। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ दोस्त आपका 1817 से लेकर के 18। इसमें क्या हुआ, बाजीराव द्वितीय जो इस समय पर आपका बच्चे छत्रपति थे, उनकी पेंशन देकर के उनको विठुर यानी कानपुर भेज दिया गया, यहां से हटा ही दिया गया। और इनकी मौत हो गई बाद में 1853 में, ठीक है। इन्हीं के दत्तक पुत्र हैं नाना साहिब, तो पेंशन उनको भी मिलनी थी, धोंदू पंत को भी। लेकिन अंग्रेजों ने जो पेंशन रोक दी, तो इनके लोग, मैं बोलता हूँ ना 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे। 1857 की क्रांति में एक कारण यह भी था कि नाना साहिब की पेंशन पर रोक लगा दी गई। तो कहने का मतलब है इनको कमजोर कर दिया गया। यही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था जिससे पेशवा पद को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पेशवा पद को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कहने का मतलब है मराठा प्रशासन 3 आंग्ल मराठे युद्धों में एकदम से कमजोर होकर खत्म हो गया। समझे जी? कोई दिक्कत? ऋतुराज गायकवाड़ जो है जी, हाँ ऐसे समझ सकते हो, अच्छा तरीका है जोड़ने का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोर्ड पीडीएफ हर रोज मिलती है दोस्त, बोर्ड पीडीएफ हर रोज मिलती है। तो कल हम चलेंगे आपका किधर? विदेशियों के आगमन की तरफ। भारत में जो विदेशी आए हैं उस विदेशी आगमन की हम बात करेंगे, फिर अंग्रेजों की बात करेंगे, और फिर भारतीय स्वाधीनता संग्राम की बात करते हुए ऐसे चढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन हर रोज मित्र करना है, बहुत अच्छे से करना है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। भैया जी एक चीज देख लो, जनार्दन आपने गलत लिख दिया, देख लेते हैं, हो सकता है लिख दिया हो। क्या हो गया? हाँ मैंने जरनादन भानु लिख दिया, जरनादन भानु लिख दिया, जनार्दन भानु होगा मित्र। वेरी गुड, बहुत शाबाश, सॉरी। थैंक यू, मिलते हैं कल, जय हिंद।